आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के अंदर आपके हिंदी साहित्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी साहित्य के अंदर आपका 5वां 6ठा क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, जो कि कुल मिला के आपके 8 अंक के बनते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन क्वेश्चनों के जो आंसर की उत्तर शब्द सीमा होती है वो मात्र 20 होती है, यानी अर्थात 2 लाइन में आपको उत्तर देना होता है। और वो क्वेश्चन ज़्यादातर फिक्स होते हैं, यानी कि कुल मिला के हर साल घुमा फिराकर कुछ 50-60 क्वेश्चनों में से ही उनको बार बार पूछा जाता है। और उन्हीं क्वेश्चनों 50-60 क्वेश्चनों को मैं आपको इसके अंदर लेके आया हूँ। इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम 25 से 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, और ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो मैं पुनः बता दूँ, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पुनः बता दूं, आपको परीक्षा में जाने से पहले एक बार इनको जरूर देख के जाना, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो हिंदी साहित्य के अंदर, चाहे कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पर ये मात्र 2-2 लाइन के क्वेश्चन है। एक बार इन वीडियो को जरूर देख जाना। मैं सही बता रहा हूँ, 8 अंक में से आपको काफ़ी क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए कृपया करके एक बार जरूर इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी नाटकों का आरंभ कब और किस रचना से हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1229 में। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार हिंदी पाठकों का आरंभ 1229 में लिखित नय कुमार राज से हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए आराम से। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, आचार्य शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के किन नाटकों को मौलिक माना है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए, आचार्य शुक्ल ने भारतेंद्र के वैदिक हिंसा न भवती तथा भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, विषमोत्सधम और नील देवी तथा अंधेर नगरी एवं सती प्रताप को मौलिक नाटक बताया है। ये वो सभी नाटक है जिनको आचार्य शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जो नाटक है जिन्हें मौलिक बताया, वो ये सभी नाटक थे। इनमें से अगर आपको 2-3 भी नाम याद हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छा, अगर आप इनमें से 2-3 भी याद करके जा सकते हैं। तो जैसे भारत दुर्दशा हो गई, प्रेम योगिनी हो गई, चंद्रावली हो गई, आपके नील देवी हो गई, सती प्रताप हो गई। इस तरह से आप 2-3 को याद रख जाएं ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारतेंदु युगीन नाटक शिल्पी की दृष्टि से किस प्रकार के हैं? तो देखिए शिल्पी की दृष्टि से भारतेंदु युगीन नाटक संस्कृत नाट्यशास्त्र के नियमों का ही पालन करते दिखाई देते हैं। संस्कृत नाटकों के सामने इन नाटकों की नानंदी पाठ व सूत्रधार, नटी का प्रवेश और भारत वाक्य आदि का मिश्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, पारसी थिएटर कंपनियों की क्या विशेषता होती थी? यह प्रश्न मोस्ट लगा लीजिएगा। उत्तर, पारसी थिएटर कंपनियों की यह विशेषता थी कि वे उनके रंगमंच अस्थायी होते थे, उनमें सभी सुविधाएं होती थी। क्या चीज़ है? दो बात इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो रंगमंच अस्थायी होते थे और उनमें हर चीज़ की सुविधाएं होती थी। अगला प्रश्न देखिए, पारसी थिएटर कंपनियों में प्रसिद्ध कंपनी कौन थी? अब कंपनी का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो उस समय की जो फिर प्रसिद्ध कंपनी थी वो थी एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, ठीक है, याद रखिएगा। पारसी थिएटर कंपनियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कंपनी एल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी थी। अगला प्रश्न देखिए, पारसी थिएटरों में कैसे नाटकों का मंचन होता था? तो इसका उत्तर देखिए, पारसी थिएटर में उस समय प्रचलित उर्दू भाषा में धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथनकों पर आधारित नाटकों का रंगमंच होता था, ठीक है, याद रखिएगा। उर्दू मिश्रित भाषा में धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथनकों पर नाटकों का रंगमंच होता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत में पारसी थिएटर के चरम उत्कर्ष का क्या समय था? पारसी थिएटर से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इन्हीं में से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उत्तर देखिए इसका, भारत में पारसी थिएटर के चरम उत्कर्ष का काल प्रथम महायुद्ध से लेकर तीसरे दशक के अंत तक ही है, अर्थात
पारसी नाटक 1915 से 1930 के आसपास तक खूब फला फूला था। अगला प्रश्न देखिए, रंगमंच का उदय कब हुआ? तो देखिए उत्तर, जिस दिन नाटक का उदय हुआ उसी दिन रंगमंच की कल्पना का भी उन्मेष हुआ। ठीक है, हुआ होगा। रंगमंच अपने पूर्ण विकास को, अवस्था को कब प्राप्त हुआ, यह निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता या फिर नहीं कह सकते। हाँ, नाट्यशास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने रंगमंच के विविध प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। प्रश्न के अंदर दो चीज़ें पूछे, एक तो कब उदय हुआ और बतलाएं, दो चीज़ इसके अंदर पूछा है, इसलिए इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसलिए यहाँ पे ये भी बताया गया कि रंगमंच अपने पूर्ण विकास की अवस्था को कब प्राप्त हुआ, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हाँ, नाट्यशास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि ने रंगमंच के विविध प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न देखिए, नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंच एवं नाट्यशाला कितने प्रकार की होती थी? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के इजी क्वेश्चन उत्तर पूछ जाते हैं। ठीक है, नाट्यशास्त्र के अनुसार रंगमंच नाट्यशाला की 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, याद रखिएगा, त्रियस्त्र, चतुस्त्र और आयताकार। ठीक है, तीनों के नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु युग में लाल श्री निवास दास ने कौन से नाटक रचे थे? तो इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं, जैसे कि प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। ये भारतेंदु युग के लाल श्री निवास दास के नाटक थे। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस स्वर की प्रधानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अतीत के गौरवगान, सांस्कृतिक जागरण की चेतना और राष्ट्रीय आदर्शों के स्वर की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की? उनके प्रमुख नाटकों के नाम बताएं। तो प्रसाद जी ने कुल 12 नाटकों की रचना की, जिनमें से प्रमुख हैं आपके राजश्री, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और जन्मेजय का नाम, और ध्रुव भी है और स्वामिनी भी है, स्वामिनी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामिनी है ये। अगला प्रश्न देखिए, मैं इनको हटा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें अच्छे से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मैं इनको सभी को आपको दिखा दूंगा अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पात्र सृष्टि का क्या महत्व है? ये मत्स्य 2021 में प्रश्न आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रसाद के नाटकों में पात्र सृष्टि का यह महत्व है कि इनके माध्यम आदर्शों, जीवन मूल्यों एवं सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना की व्यंजना हुई है। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के अज्ञातशत्रु नाटक का नायक कौन था? तो जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु नाटक का नायक अजातशत्रु है। ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं ज़्यादातर, मोस्ट लगा लीजिएगा इसको, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। अगला प्रश्न देखिए, यह भी मोस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रसाद के एक घूंट नाटक की क्या विशेषता है? तो प्रसाद के एक घूंट नाटक की विशेषता है कि इनमें एकांकी शैली का सूत्रपात किया गया है। ये बात याद रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, मात्र 2-2 लाइन के अक्षर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा, जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का कथना कहाँ से लिया गया? तो ये आपके महाभारत के आदि पर्व के 3रे अध्याय पोष्य पर्व से लिया गया है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के कामना नाटक की क्या विशेषता है? ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछेगा, नाटक की क्या विशेषता है, ये नाटक किसने लिखा, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। यह नाटक, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह नाटक अन्य उपदेशक शैली से लिखा गया है। ठीक है, कामना नाटक किससे? अन्य उपदेशक शैली से लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के सामाजिक समस्या प्रधान नाटककारों का नामोल्लेखन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक समस्या का प्रधान नाटककारों में सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अशक, हरिकृष्ण वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत और वृंदावन लाल वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटकों का नामोल्लेखन कीजिए। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि सन्यासी, राक्षस का मंदिर,
मुक्त का रहस्य, राजयोग, सुंदूर की होली तथा आधी रात। अगला प्रश्न देखिए, मिश्र जी के प्रमुख समस्या नाटक का नाम लिखते हुए उनकी समय अवधि का उल्लेख कीजिए। तो मिश्र जी की प्रसिद्ध समस्या नाटक सिंदूर की होली है तथा इसकी जो कथा वस्तु 12 से 13 घंटे की है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात को 10 बजे तक चलती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंदूर की होली नाटक में किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है। तो सिंदूर की होली नाटक में आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, प्रणय संबंधी तथा चिकित्सा संबंधी समस्याओं को अनेक बड़ी सफलता से हुआ है या फिर इन्हें समझाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिंदूर की होली से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन्हें अच्छे से देख के जाए, ठीक है। अगला प्रश्न आता है हमारा, एब्सर्ड नाटक किसे कहते हैं। ये मत्स्य 9 2022 में आ चुका है। तो एब्सर्ड नाटक की अवधारणा पूरी तरह से यूरोपियन है तथा इनको हिंदी में संगत कहा जाता है। अगर आप इतना भी समझ जाते हैं, इतना भी लिख के आते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, असंगत नाटकों के मूल में अति यथार्थवादी चिंतन है। नाटक का यह स्वरूप न केवल शिल्प में अपितु कथ्य के स्तर पर भी नवीनता की अवधारणा लेकर आया है। मोस्ट लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आ चुका है ये पहले भी और आगे भी आ सकता है, मोस्ट लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एब्सर्ड नाटक की चरित्रगत विशेषताएं बताएं। तो एब्सर्ड नाटक की परंपरागत नायक, नायिका और खलनायक नहीं होते। इनके पात्र, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इन पात्रों की समाजद्रोही, बहिष्कृत और अपेक्षित होते हैं। मूल्यहीनता इनकी प्रमुख विशेषता होती है। गरीबी, अभावग्रस्त, संकटग्रस्त आदि नाटकों की चरित्रों की खूबी होती है। तो आपके एब्सर्ड नाटक से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कोई सा भी बन सकता है, तो जरूर याद करके जाएगा। हिंदी के 3 एब्सर्ड नाटककारों को एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेखन कीजिए। कोई सा भी आ सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। हिंदी के 3 एब्सर्ड नाटककार एवं उनकी रचनाएं ये हैं, तो जिनमें आता है आपका पहला विपिन कुमार अग्रवाल का जो है वो है 3 अपाहिज, और शंभुनाथ सिंह का है दीवार का वासी, और काशीनाथ सिंह का है धुआस नाटक। ये 3 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा, भुवनेश्वर सिंह की या फिर भुवनेश्वर की ऐतिहासिक नाटक कृतियों में किन की गणना की जाती है। तो इसके अंदर आपके भुवनेश्वर की ऐतिहासिक नाटक कृतियों में जेरूसलम, सिकंदर, चंगेज खान तथा अकबर की गणना की जाती है। ये हमने 25 क्वेश्चन देख लिए और बाकी के 25-30 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट जरूर करें कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ या फिर नहीं।